हाय एवरीवन, मेरा नाम है पायल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपीएससी उदय बाय अनअकैडमी पे। और आज हम अपनी प्रयास से प्रगति सीरीज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इन्फ्लेशन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कुड हैव सीन कि इन्फ्लेशन जो है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है और इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज हम इसी चैप्टर को एक होलिस्टिक वे में कवर करेंगे जिससे आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो आपके लिए टॉपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इन्फ्लेशन के अंदर जिस जिस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी पर्सपेक्टिव से आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिस्कस करना, दैट इज द मीनिंग फर्स्ट। सो इन्फ्लेशन की जब मैं बात करती हूँ तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? ऑफ कोर्स महंगाई, प्राइजेस में या फिर जो कमोडिटीज है या गुड्स है, अगर आपको वो ज्यादा दाम में मार्केट में मिल रही है तो इट मींस कि मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं इन्फ्लेशन की एक डेफिनेशन या फिर अगर मैं बोलूं कि एक लेमैन लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वो क्या है, महंगाई है। तो इट मींस प्राइस राइज इन द मार्केट, प्राइस राइज इन द मार्केट, है ना। प्राइस राइज किस में? गुड्स एंड सर्विसेज में। तो ये तो हमें एक जनरल तरीका पता है। मम्मा भी अगर मार्केट जाती है तो अगर उनको टमेटो ज्यादा दाम के मिल रहे हैं पहले से, तो मम्मा क्या बोलती है कि आज तो अब मार्केट में बहुत महंगाई आ गई है। तो इट मींस देयर इज एन इन्फ्लेशन इन द मार्केट। बट अगर मैं इसको इकोनॉमिक टर्म्स में बोलूं या फिर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो व्हाट इज इन्फ्लेशन, वो चीज देखते हैं कि इन्फ्लेशन है क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका डेफिनेशन पढ़ूं तो दैट इज इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड कमोडिटीज। रिमेंबर, सर्विसेज नहीं है, इट इज अ बास्केट ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे अ क्वेश्चन दैट शुड हैव बीन आस्क्ड कि मैम ये बास्केट ऑफ गुड्स क्यों? क्या आप बास्केट ऑफ गुड्स जो है, आप हम जब इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं तो क्या हमेशा बास्केट ऑफ गुड्स जो है कंसीडर होती है या फिर हम एक कमोडिटी भी कंसीडर कर सकते हैं? बिकॉज ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो मैंने नेशनल इनकम में भी पढ़ाई थी कि डेफिनेशन में ही बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। बट आपको क्या करना है, जब भी आप एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हो तो आपको उस चीज को इतने प्रॉपर तरीके से पढ़ना है कि आप छोटी छोटी चीजों को भी मीनिंग उसका देखो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर एक कमोडिटी भी ले सकते हैं? तो सबसे पहले जो आपको चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे हम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही लेते हैं। बट क्यों बास्केट ऑफ गुड्स? यहाँ पे हम बास्केट ऑफ गुड्स ही लेते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। सो बास्केट ऑफ गुड्स, हम एक बंडल ऑफ गुड्स की इस कारण बात करते हैं बिकॉज अगर हम एक हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर हम हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर या फिर दे आर गोइंग टू डील विद द नंबर ऑफ गुड्स ओनली, विद द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ओनली एंड नॉट ओनली वन। तो वहां पे क्या रहता है, अगर मैं हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बहुत सारी चीजें कंसीडर होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ा है तो हम बोल देंगे कि पूरी मार्केट में इन्फ्लेशन है। तो जब भी हम इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की बात करते हैं, दिस इज द रीजन कि वहां पे हम कमोडिटी, हम बास्केट ऑफ गुड्स की बात करते हैं। वेयर एज अगर मैं एक कमोडिटी की बात करूं, अगर मैं एक कमोडिटी की बात करूं, वन कमोडिटी, तो उसके कारण भी मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकती है। नाउ यू शुड हैव आस्क्ड मी कि मैम एग्जांपल, ऐसी कौन सी गुड, एक गुड है जिसके कारण बहुत सारे चीजों को इफेक्ट कर सकती है वो, या फिर एक गुड जो है वो इन्फ्लेशन कैसे ला सकती है मार्केट में? तो अगर मैं एग्जांपल लूं हमारे पेट्रोल प्राइजेस का, हमारे पेट्रोल प्राइजेस का, हमारे पेट्रोल प्राइजेस का अगर मैं एग्जांपल लूं तो पेट्रोल प्राइजेस क्या है, अगर पेट्रोल के प्राइजेस में इंक्रीज आता है तो हमारे किसमें, हमारे जो कमोडिटीज है, फॉर एग्जांपल हमारी वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, इनके प्राइजेस में भी इंक्रीज आता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पेट्रोल का प्राइस ज्यादा हुआ तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का प्राइस भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और जब गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो ऑफ कोर्स यू नीड ट्रांसपोर्ट। और जब ट्रांसपोर्ट का प्राइस ज्यादा होगा, जब उसमें जो फ्यूल डलता है उसका प्राइस ज्यादा होगा, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, उसका जो पेमेंट है दैट हैज बीन पेड बाय दैट द वन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, वो किसके ऊपर डालेगा, वो कस्टमर के ऊपर डालेगा। एंड द फाइनल
द फाइनल द वन हु इज पेइंग द फाइनल पे कौन करेगा, वो करेगा हमारा कंज्यूमर। तो इसके कारण क्या होगा, हमारे वेजिटेबल्स या फिर जो फ्रूट्स के प्राइजेस हैं, फिर गुड्स के प्राइजेस हैं, वो भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे पढ़ा, हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी जिसको हमने फिर से डिकोड करा। हमने यहाँ पे क्या करा, डेफिनेशन को डिकोड करा। यहाँ पे हमने बात करी थी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। बट क्या मैं ये इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकती हूँ दैट इट इज टू मच मनी बिहाइंड टू फ्यूअर गुड्स? क्या इस चीज को भी मैं बोल सकती हूँ दैट इन्फ्लेशन इज अ पोजिशन जहां पे बहुत ज्यादा मनी बहुत कम चीजें खरीद पा रही है? दिस इज लॉजिकल इन मैनर कि अगर आप पहले दो कमोडिटीज लेते थे, अगर आप पहले दो कमोडिटीज लेते थे फॉर ₹100, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ₹100, but now you are getting those two commodities for ₹150. तो यहां पे क्या हुआ, too much money is able to buy two fewer goods. अब यहाँ पे कितना डिफरेंस है हमारे पास, 50 रुपए का। इट मीन्स 50 रुपए का प्राइस जो है वो बढ़ चुका है मार्केट में, एंड यू आर पेइंग मोर टू गेट दैट मच अमाउंट ऑफ कमोडिटी ओनली। तो यहां से आपको समझ आया इन्फ्लेशन क्या है। जब प्राइस में राइज आता है तो हम बोलते हैं दैट देयर इज इन्फ्लेशन इन द मार्केट। नाउ यू सी दिस पिक्चर, यहां से एकदम क्लैरिटी मिल रही है कि प्राइस जो है, पहले आप इतना पे करते थे फॉर दीज गुड्स, ठीक है, अब उसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट आप उसके लिए और पे कर रहे हो, तो इट मीन्स आप कमोडिटीज तो बाय कर रहे हो, बट नाउ यू आर पेइंग मोर फॉर दोज कमोडिटीज। सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट पिक्चर दैट शोज कि मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है। तो ये तो हमने देखा डेफिनेशन किसकी, इन्फ्लेशन की। बट वन थिंग जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि प्राइस राइज को तो हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, बट ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है मार्केट में जिसमें प्राइस डिक्रीज होता है, क्योंकि अगर प्राइस राइज होता है तो प्राइस डिक्रीज भी तो हो सकता है। तो मैम उस चीज को हम क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, प्राइस राइज इज अ सिचुएशन जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। बट इसके ऑपोजिट एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो देयर इज अ ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन, जिसका मीनिंग क्या है, दैट देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स। ठीक है, अब ये जो पिक्चर है, दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफ्लेशन। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल यू आर हेयर, ये क्या है, आपको लेमनेड मिल रहा है, ठीक है, बट आप पहले 2 ग्लासेस यू आर गेटिंग फॉर $2, बट अब क्या है, आपको 2 ग्लासेस ऑफ लेमनेड मिलेगा, बट यू हैव टू पे $1 ओनली। सो इट मीन्स पहले आप फॉर एग्जाम्पल क्या पहले 2 कमोडिटीज ले रहे थे फॉर ₹100, बट नाउ यू आर पेइंग ओनली 50 रुपीज फॉर 2 कमोडिटीज। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस में डिक्रीज आया है। तो यहां से क्या सिचुएशन हमें पता लगती है कि देयर इज डिफ्लेशन इन द मार्केट, प्राइस जो है कमोडिटीज के वो डिक्रीज हो रहे हैं। सो दो चीजें हमें क्लियर है, वन इज इन्फ्लेशन, अनदर वन इज डिफ्लेशन। बट हमारे पास एक और थर्ड टर्म है जिसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। सबसे पहले हमने पढ़ा इन्फ्लेशन, फिर हमने पढ़ा डिफ्लेशन, बट नाउ देयर इज इन्फ्लेशन तो है, बट देयर इज अ वर्ड अटैच्ड टू इट नोन एज डिसइन्फ्लेशन। अब डिसइन्फ्लेशन क्या है? तो मैम डिसइन्फ्लेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो डिसइन्फ्लेशन इज अ रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज वेरी स्लो। इन्फ्लेशन तो है मार्केट में, इन्फ्लेशन इज देयर, बट जो रेट है, जो उसका पेस है, दैट इज वेरी स्लो इन मैनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पहले इन्फ्लेशन कितना था, हमारा 100% इन्फ्लेशन था मार्केट में, ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ किसमें, 110 में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना चला गया, 110, बट उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद रेट ऑफ चेंज देखने को मिला 115 का, ठीक है, बट फिर उसके बाद ये और डिक्रीज हुआ, वो कितने में आ गया, 113। तो यहाँ पे क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, 10 का, ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है, 5 का, और इसका डिफरेंस क्या है, 2 का। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जब इसमें चेंज आया था तो यहाँ पे कितना चेंज था, 10% का चेंज था। कितना चेंज था, 10% का चेंज था। बट
फिर उसके बाद जब चेंज आया इन्फ्लेशन में तो कितना चेंज आया, 5% का चेंज आया, बट देन उसके बाद कितना आया हमारा 2% ओनली। सो दिस शोज कि इन्फ्लेशन तो है मार्केट में, बट द रेट ऑफ ग्रोथ या फिर रेट ऑफ चेंज इज वेरी स्लो इन मैनर। और जब हमारा रेट ऑफ चेंज स्लो होगा तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। इट मीन्स दैट देयर इज डिसइन्फ्लेशन इन द मार्केट। अब हमने डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन देखा, तो ये दोनों चीजें क्या सिग्निफाई करती है, तो कैन आई से दैट डिफ्लेशन मेयर्स प्राइस लेवल, है ना। यहाँ पे हमने क्या मेयर करा था, प्राइस लेवल को, कि पहले इतना था अब इतना है। तो कैन आई से दैट डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन व्हिच मेयर्स प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, राइट। वेयरएज इफ आई टॉक अबाउट डिसइन्फ्लेशन, तो डिसइन्फ्लेशन क्या मेयर करता है, हमारा इन्फ्लेशन रेट को। दिस थिंग इज वेरी क्लियर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रीड करा, रेट ऑफ चेंज कितना है, रेट ऑफ चेंज कितना है, पहले कितना था और उसके बाद कितना आया। सो इन डिसइन्फ्लेशन हम क्या मेयर करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन। वेयरएज अगर मैं डिफ्लेशन की बात करूं या फिर इन्फ्लेशन की बात करूं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि प्राइस राइज ज्यादा है या कम है। तो हम डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में किसकी बात करते हैं, प्राइस राइज की, और डिफ्लेशन में किसकी बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज की। तो ये वाली टर्म्स आपको क्लियर है, आपने कहीं और ये टर्म्स देखी थी। तो इसी तरीके से वी आर प्रोवाइडिंग यू अ फ्री कंटेंट, तभी हमने प्रयास से प्रगति सीरीज जो है वो लेकर आई है, ताकि फ्री कंटेंट बच्चों को मिले और उनको इस पेपर का इन डेप्थ एनालिसिस मिले। बट दिस थिंग इज नॉट सफिशिएंट, आपको और इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए होगा। यू हैव टू रीड बुक्स एंड यू हैव टू कवर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो उस चीज के लिए इफ यू वांट कि हम आपको और भी ज्यादा पर्सनल गाइडेंस दें, अभी तो वी आर इंटरेक्टिंग थ्रू अ प्लेटफॉर्म ओनली, हम यूट्यूब से कनेक्ट कर रहे हैं। बट इफ यू वांट पर्सनल गाइडेंस, इफ यू वांट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद आवर मेंटर्स, तो यू हैव टू टेक मेंटरशिप फ्रॉम देम, यू हैव टू टेक कोर्स फ्रॉम देम। और उस कोर्स को अवेल करने के लिए विच इज आई थिंक नॉट वेरी कॉस्टली, इतना तो हम अपना जो हमारा यूनिवर्सिटी फीस है वो भी पे करते हैं। और इसमें अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज माई कोड विच इज PS15। इफ यू यूज इट तो यू विल गेट अ डिस्काउंट हेयर एंड यू कैन गेट इट एट अफोर्डेबल रेट। और ऑफ कोर्स अगर आपको फ्री कंटेंट इतना अच्छा प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो जो पेड कंटेंट है वो और भी ज्यादा क्वालिटी का होगा। तो ये हमने तीन जो है हमने यहाँ पे टर्म्स देखी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन की टाइप्स। अब इन्फ्लेशन महंगाई तो है, बट कौन कौन से टाइप्स की है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वी हैव टाइप्स ऑन टू कॉजेज, on two perspectives. One is based on rates and another one is based on causes. And always remember जो UPSC है that ask questions from causes only. तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनता है, जो हमारा रेट है that is important but that is theoretical concept. उसको आपको थ्योरी एज अ थ्योरी याद करना है। बट इफ यू आस्क मी कि मैम क्वेश्चंस ज्यादा कहाँ से आते हैं, तो दैट इज आस्क्ड फ्रॉम बेस्ड ऑन कॉजेज। तो इन्फ्लेशन दैट इज बेस्ड ऑन कॉजेज, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट हम दोनों चीजों को देखेंगे, और जो हमारा रेट्स वाला है उसको आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट उसका अच्छे से समझना है, और इन डेप्थ किसको पढ़ना है, आपको कॉजेज को। तो सबसे पहले रेट्स का देखते हैं। तो रेट्स मैंने आपको बताया इट इज जस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो सबसे पहले हमारे पास रेट्स में क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग ये अपने आप में बताता है कि इट इज वेरी स्लो मैनर इन्फ्लेशन। तो इसका रेट ऑफ चेंज कितना रहता है, 2 to 3%। अगर हमारी इकोनॉमी में 2 से 3% के बीच में इन्फ्लेशन रेट है तो दैट मीन्स उस इकोनॉमी की इन्फ्लेशन क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। वेयर एज अगर मैं वॉकिंग इन्फ्लेशन की बात करूं तो यहां से पता लगता है कि पहले क्या था, क्रीपिंग था विच इज वेरी स्लो इन मैनर, बट वॉकिंग क्या है, उससे तेज है। तो इससे हम पता लगाएंगे कि जो इन्फ्लेशन रेट है हमारा वॉकिंग में दैट इज मोर देन 2 बट टिल 10% ओनली। तो यहां से हमने क्या देखा, ये दोनों दैट इज इंक्लूडेड इन द बेस इन द रेट्स पर्सपेक्टिव। उसके बाद हमारे पास क्या है, गैलपिंग इन्फ्लेशन। अब गैलपिंग में पता लगता है कि इट इज समथिंग मोर देन वॉकिंग। तो इसमें क्या आएगा, हमारा डबल डिजिट का प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें आएगा हमारा डबल डिजिट, मतलब उस इकोनॉमी में इतनी इन्फ्लेशन सिवियर है दैट इट इज गोइंग इन डबल डिजिट्स। तो उस पे जो हमारा इन्फ्लेशन है या फिर महंगाई है उस इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा होगी। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो।
यू सी, यू चेक बाय योरसेल्फ, जो इनका इन्फ्लेशन रेट है दैट इज इन डबल डिजिट्स, और उस इन्फ्लेशन रेट को हम क्या बोलते हैं, गैलपिंग इन्फ्लेशन। उसके नेक्स्ट हमारे पास इससे भी सिवियर कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इट मीन्स दैट इज इट इज एक्सट्रीम इन मैनर, इट इज एक्सट्रीम इन मैनर, इट इज अनबियरेबल। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो हमने देखा कि ये तो डबल डिजिट में था, यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 2 लाख% ऑफ इन्फ्लेशन रेट इज गोइंग ऑन इन एन इकोनॉमी, तो इतना ज्यादा सिवियर हो जाता है। और मैं अगर इसकी एग्जाम्पल लूं तो यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे, you can take example of Zimbabwe. This happened in the economy of Zimbabwe, that there was a situation where its economy was going through the hyperinflation rate. और इसका इफेक्ट, एक और चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे, कि इसका जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, हाइपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर हमारी इकोनॉमी में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन से आपको क्या पे करना पड़ेगा, देखो लिंक करके चीजों को पढ़ो। इन्फ्लेशन में क्या है, प्राइजेस उस कमोडिटी के बहुत ज्यादा है, इट मींस आप थोड़ी कमोडिटी के लिए ज्यादा प्राइजेस पे कर रहे हो, है ना, आप बहुत ज्यादा प्राइजेस पे कर रहे हो। और आप जब मनी ज्यादा पे करना शुरू कर दोगे तो इट मींस उसकी वैल्यू, मतलब उसकी परचेजिंग पावर, किसकी, उस करेंसी की खत्म ही हो जाएगी, है ना, उसकी परचेजिंग पावर विल डिक्रीज। परचेजिंग पावर क्या है, कि आप उस करेंसी में, उस नोट में कितना ज्यादा ऑफ कमोडिटीज परचेज कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स जब हम थोड़े अमाउंट ऑफ, समझ लीजिए आप 100 रुपीज से अगर एक कमोडिटी बाय कर पा रहे हो अभी के टाइम पे, वेयर एज अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो आप 100 रुपीज से ज्यादा कमोडिटी बाय कर सकते थे। तो इट मीन्स विद टाइम जो करेंसी ने अपनी परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस करी है ना, वो अब अपने सिर्फ 100 रुपीज से कम पैसे कम कमोडिटीज बाय कर सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन में जब हमारे इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन जैसी कमोडिटी, जब हमारे पास हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन बन जाती है, तो उस चीज में क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि उस करेंसी की परचेजिंग पावर एकदम खत्म हो जाती है। तो ये तो पढ़े किसके हमने, बेस्ड ऑन रेट्स, टाइप्स दैट आर बेस्ड ऑन रेट्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स दैट आर बेस्ड ऑन कॉजेज। तो इसमें हमारे पास 2 साइड्स हैं, विच इज सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड। तो इन दोनों को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो सप्लाई साइड, अगर मैं सप्लाई साइड की बात करूं तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड को और क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सप्लाई साइड इट मींस कमोडिटीज। ऐसे आपको याद कैसे करना है, या फिर आपको समझना कैसे है चीजों को। सप्लाई कौन कर रहा है, आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, आप डिमांड करते हो प्रोडक्ट्स की, ठीक है। आपको कोई भी कमोडिटी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको शर्ट चाहिए या फिर आपको कोई भी कमोडिटी चाहिए, तो आप एज अ कंज्यूमर शॉपकीपर के पास जाके उस चीज की डिमांड करते हो। बट आपको सप्लाई कौन कर रहा है, दैट द शॉपकीपर, है ना, तो वो आपको सप्लाई कर रहा है। तो इसको किस पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है, सप्लाई पर्सपेक्टिव से। तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हमारी इकोनॉमी में सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो वहां पे कैसे होगा, उसकी कॉस्ट, अगर कॉस्ट डिस्टर्ब होगी, अगर उसकी कॉस्ट डिस्टर्ब होगी किसकी, कमोडिटी की, तो उससे क्या होगा, ये प्राइजेस को पुश करेगा आगे को, है ना, इट विल पुश द प्राइजेस। अगर इसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी तो ये प्राइजेस को भी पुश करेगा, इट मींस इट विल इंक्रीज द प्राइजेस। सो इस तरीके से जब भी हम सप्लाई साइड की बात करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसकी अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो इट इज पुशिंग द प्राइजेस अप, इट इज पुशिंग द प्राइजेस अप। तो इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है। वेयर एज अगर मैं बात करूं कि इसकी कॉस्ट पुश क्यों होता है, इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों बोलते हैं, तो देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड इट। सबसे पहला रीजन क्या है, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल। नाउ दिस इज अज्यूम्ड कि अगर हमारी इकोनॉमी में सप्लाई साइड इन्फ्लेशन चल रही है तो उसका एक रीजन क्या हो सकता है कि हमारे रॉ मटेरियल में इंक्रीज है। और अगर हमारे रॉ मटेरियल में, अगर हमारी इनपुट कॉस्ट में इंक्रीज आएगा तो ऑफकोर्स आउटपुट में भी आएगा। अगर मैंने एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि मैंने पिछले अपने लेक्चर में जब हमने जीडीपी पढ़ा था तो वहां पे मैंने एग्जाम्पल ली थी किसकी, मिल्क की एग्जाम्पल ली थी कि मिल्क के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, बट उसका वन ऑफ द रीजंस क्या है कि हमारे फॉडर के प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं।
और जब हमारे इनपुट के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट किसको, आउटपुट को। तो इसी तरीके से अगर हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उससे किसको इफेक्ट पड़ेगा, हमारे फाइनल आउटपुट को, या फिर जो हम कमोडिटीज बाय करते हैं। फाइनल आउटपुट आप नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो कि हम जो कमोडिटीज बाय कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, क्योंकि वेजिटेबल क्या है, फाइनल आउटपुट नहीं है, हम इसको आगे भी इसको फाइनल आउटपुट में हम इसको फाइनल आउटपुट को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेजिटेबल को हम फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एज अ रॉ मटेरियल, सो इट इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। बट द कमोडिटी दैट यू आर बाइंग फ्रॉम एन इकोनॉमी, वो किसमें कैसे इंक्रीज हो सकता है उसके प्राइसेस में, अगर रॉ मटेरियल जो यूज हुआ है उसके पीछे उसमें इंक्रीज है। ठीक है, रॉ मटेरियल वाला समझ आया ना सभी को। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेबर वेजेस। अगर इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन है कि जो वेजेस है लेबर के दैट आर इंक्रीज्ड, तो उससे डायरेक्टली इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, कमोडिटी पे। और अगर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इट विल इंक्रीज लेबर प्राइसेस आल्सो। सो दिस वर्क्स एज अ सर्कुलर इकोनॉमी। अगर एक को इफेक्ट पड़ रहा है तो वो दूसरी चीज पे भी जरूर इफेक्ट डालेगा। तीसरा हमारे पास क्या आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स तो बहुत सीधी सी बात है, ये तो मतलब आई थिंक मैंने पुराने लेक्चर्स में भी कवर करी है, एंड दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। फोर्थ क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आएगा हमारा, फॉर एग्जांपल जीएसटी। ठीक है, अगर कमोडिटीज पे जीएसटी ज्यादा लगेगा तो उनका प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्या है, सप्लाई शॉक। समझ लीजिए कि कोई भी अनफॉर्सीन सिचुएशन है मार्केट में, ठीक है, कोई भी अनफॉर्सीन सिचुएशन है मार्केट में, उसके कारण अगर हमारी इकोनॉमी की सप्लाई डिस्टर्ब होती है, अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी है, फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलेमिटी ले लेते हैं, उसके कारण अगर हमारी इकोनॉमी में सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, दैट विल आल्सो लीड टू इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉनसून की बात करूं तो ज्यादा मॉनसून या फिर अगर ज्यादा रेनफॉल, कम रेनफॉल के कारण भी हम सिचुएशन देखते हैं कि मॉनसून में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेजिटेबल्स या फ्रूट के प्राइसेस ज्यादा होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द सिचुएशन जिसके कारण हमें सप्लाई साइड इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, जिसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लेशन, वो कौन सा है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन। अब हमने सप्लाई में क्या देखा था, हम इसको किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से, कि वो जो है अगर उनकी साइड से कॉस्ट में इंक्रीज आएगा तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज पुशिंग द प्राइसेस अप। एक और चीज, डिमांड साइड पढ़ने से पहले एक जो चीज इसमें ऐड हो सकती है वो ये है कि हम इसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी एक रीजन दे सकते हैं। अगर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, अगर इनके अंदर कोई इंक्रीज है, इनकी कॉस्ट के अंदर, जैसे हमारा लैंड में क्या है, रेंट में अगर इंक्रीज आएगा तो ऑफ कोर्स ये हमारी सप्लाई में भी इफेक्ट करेगा, हमारे प्राइजेस में भी इफेक्ट करेगा। अगर वेजेस में इंक्रीज आएगा तो ये हमारे प्राइस को इंक्रीज करेगा, जैसा कि वेजेस हमने यहाँ पे देखा, लेबर वेजेस है ना, अगर वेजेस में इंक्रीज आएगा तो ये भी हमारे प्राइजेस को इफेक्ट करेगा। अगर हमारे इंटरेस्ट में राइज होगा, इंटरेस्ट हमने कहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, अगर इंटरेस्ट में इंक्रीज आएगा तो भी हमारे प्राइजेस को इफेक्ट करेगा। और अगर प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन होगी तो ये भी डायरेक्टली किस पे इंपैक्ट करेगा, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब डिमांड साइड इन्फ्लेशन क्या है। अब डिमांड कौन करता है, शॉपकीपर डिमांड कर रहा है आपके पास आके कि आप मेरे को प्रोडक्ट दो, नहीं ना, यू आर गोइंग टू द शॉपकीपर एंड डिमांडिंग वेजिटेबल्स या फिर कोई भी कमोडिटी फ्रॉम दैट पर्सन। तो डिमांड पर्सपेक्टिव किससे रहा, हमारे से, हम जो है हम कमोडिटीज का डिमांड करते हैं जाके। तो अगर डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी, याद रखना जब भी मार्केट में ज्यादा डिमांड होगी तो इससे क्या होगा, प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी विल राइज। जब भी ज्यादा डिमांड होगी, ठीक है, सप्लाई तो क्योंकि कांस्टेंट, वी आर कीपिंग सप्लाई कांस्टेंट हियर, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सप्लाई एंड डिमांड में वी आर कीपिंग सप्लाई कांस्टेंट, कि जो पीछे से प्रोडक्ट्स, अगर पीछे से 100 प्रोडक्ट्स आते थे वो अभी भी 100 ही है मार्केट में, बट हमने होल इकोनॉमी ने ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया है, और जब हम ज्यादा डिमांड करेंगे तो उसके प्राइजेस में फ्लक्चुएशन आएगी, एंड ऑफ कोर्स जो उस कमोडिटी के प्राइजेस है वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब इसके रीजंस देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सो इट इज इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। अब मनी सप्लाई आपको पता है ना क्या है, कि मनी सप्लाई अगर हमारी इकोनॉमी में
मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो इट मीन्स हमारे लोगों के पॉकेट में ज्यादा पैसा है, लोग जो है लोगों की पॉकेट में ज्यादा पैसा है। और अगर हमारी पॉकेट में पैसा ज्यादा होगा तो इट मीन्स हम कोई भी कमोडिटी हम ज्यादा अपने क्या कर देंगे, हम अपनी ज्यादा कर देंगे कंजम्पशन को, हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। और अगर हम अपनी कंजम्पशन ज्यादा कर देंगे तो इट मीन्स हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, और अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी पे। सो प्राइस जो हमारा मनी सप्लाई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इन्फ्लेशन लाने में मार्केट में। सेकेंड रीजन हमारे पास क्या है, ग्रोइंग इकोनॉमी एंड राइजिंग इनकम्स। ऑफ कोर्स अगर हमारे विद टाइम हर साल अगर हमारी एक रेगुलर पेस से ज्यादा इनकम अगर ज्यादा बढ़ती है तो दिस विल ऑल्सो कॉज इन्फ्लेशन इन द मार्केट। वो कैसे, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा, अगर हमारी इनकम ज्यादा बढ़ेगी, आपकी सैलरी ज्यादा हुई, आपने कंजम्पशन ज्यादा करनी शुरू कर दी, आप फ्लिपकार्ट पे गए, आप अमेजोन पे गए, आप मिंत्रा पे गए, वहां पे सेल लगी है, आपको ज्यादा चीजें खरीदनी है, ठीक है, आपने कंजम्पशन अपनी ज्यादा कर दी, आपने कंजम्पशन जब ज्यादा करी तो इट मीन्स यू आर डिमांडिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब आप ज्यादा डिमांड करोगे तो उनका प्राइजेस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये चीज हमेशा याद रखना। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ दिस इज द पॉइंट दैट शुड बी नोटेड कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मैम अगर इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर तो वो कैसे इफेक्ट करेगा मेरे इकोनॉमी को, या फिर मेरी पॉकेट में जो पैसा है मैं क्यों ज्यादा पे करूंगा, इन्फ्लेशन कैसे आएगी इकोनॉमी में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई एम राइटिंग इट एज जीई, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है तो इट मीन्स वो लोगों को सब्सिडीज भी ज्यादा दे रही है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सब्सिडीज में इंक्रीज आ रहा है एंड पीपल आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ सब्सिडीज। वेर एज अगर जो पैसा वो सब्सिडीज में सेव कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी, पहले क्या था, लोग उसका अमाउंट पे करते थे गवर्नमेंट को, बट नाउ सिंस इट इज फ्री अवेलेबल टू द पीपल, दे आर सेविंग दैट अमाउंट ऑफ मनी, उतना अमाउंट ऑफ मनी वो सेव कर रहे हैं एंड दे आर स्पेंडिंग इट ऑन अनदर, ऑन परचेजिंग ऑफ गुड्स। तो दिस विल ऑल्सो इंक्रीज प्राइस ऑफ गुड्स। तो अगर गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तब भी वो किस पे डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, प्राइजेस ऑफ गुड्स पे। ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारी मम्मा ने न्यूज सुनी कहीं से कि आने वाले टाइम पे मार्केट, आने वाले अगले हफ्ते हमारे जो टमाटर हैं उसके प्राइजेस बहुत ज्यादा राइज होने वाले हैं। तो मम्मा क्या करती है, पहले ही जाके 5 किलो या 3 किलो या 2 किलो किसमें स्टॉक में रख लेते हैं अपने पास। तो वो क्या होता है, अगर हमारे इकोनॉमी में ये एक एक्सपेक्टेशन चलती है या फिर ये फ्लक्चुएशन चलती है कि फ्रॉम नेक्स्ट वीक प्राइजेस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी आर गोइंग टू इंक्रीज, तो उससे क्या होता है, लोगों की मेंटालिटी या फिर लोगों की साइकोलॉजी दैट इज पर्टिकुलरली या फिर दैट इज समहाउ सेम, लोग क्या करते हैं, उस चीज को जल्दी बाय करने का कोशिश करते हैं। दे वांट टू कीप अ स्टॉक ऑफ दैट कमोडिटी बिकॉज सिंस दे नो, दे हैव हर्ड फ्रॉम समवेयर दैट the prices of that commodity are going to increase. Now this will also lead to increase in the price level because अब क्या है, ज्यादा लोगों ने इकट्ठा डिमांड करना शुरू कर दिया है। आपकी मम्मी को पता लगा, आपकी मम्मी ने नेबर की मम्मा को बताया, फिर उन्होंने आगे बताया, नाउ दे आर गोइंग इन अ ग्रुप टू द शॉपकीपर एंड दे आर डिमांडिंग 2 किलोज 3 किलोज टमेटोज एट वन टाइम ओनली। तो शॉपकीपर भी क्या बोलेगा, ऑल राइट, आप इसका प्राइस मेरे को मैं ज्यादा लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास कस्टमर्स बहुत आ रहे हैं, तो मैं इनका प्राइस राइज करके इनको दूंगा। तो ये भी सिचुएशन क्या करती है, दिस ऑल्सो लीड्स टू प्राइस इंक्रीज इन एन इकोनॉमी। तो ये तो हमने देखी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो कि 2 तरीके की थी। अब हमने टाइप्स पढ़ी, हमने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का मीनिंग पढ़ा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दैट हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2021। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़ोगे बट यू योरसेल्फ हैज टू इंश्योर कि इतना पढ़ने के बाद, इतना जो मैंने आपको पर्टिकुलर आपको जो टॉपिक करवाया है दैट इज of course very relevant from your exam perspective और क्वेश्चन भी पूछा गया है, but you have to ensure that you answer it। तो सबसे पहले जो यूपीएससी ने हमें पूछा है वो ये है that demand pull inflation can be caused or increased by which of the following। now remember उन्होंने क्या पूछा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में, बट क्यों कि अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन में इंक्रीज आएगा
तो वो किन किन चीजों, किन किन कॉजेज के कारण आएगा। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आई विल स्टार्ट विद द फिफ्थ वन। फिफ्थ में लिखा है राइजिंग इंटरेस्ट रेट। नाउ यू टेल मी, अगर इंटरेस्ट रेट, अगर हमारी इकोनॉमी में या हमारे बैंक्स अगर इंटरेस्ट रेट को ज्यादा करेंगे तो क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा मार्केट में? अगर वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा करेगा तो इट मीन्स कि जो लोगों के पास मनी है, जो लोगों के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है, बैंक्स उनसे वापस ले रहा है ना। पहले आप क्या करते थे, आपने लोन लिया बैंक से, ठीक है, एकदम शांत होके, एकदम काम माइंड से इसको सोचना कि आपने लोन लिया बैंक से, ठीक है, आपने लोन लिया 7% पे, बट अब क्या करा बैंक ने, क्या करा एसबीआई, आरबीआई ने क्या करा, उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। उसने क्या करा आरबीआई ने कि नाउ यू हैव टू पे दैट इंटरेस्ट रेट एट 8%। तो जब आप पहले 7% पे कर रहे थे, नाउ यू आर पेइंग इट एट 8%। तो 8% से क्या होगा, आप पहले जितना आप 1000 रुपया दे रहे थे, अब आपको देना पड़ेगा 2000 रुपया। नाउ दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, डोंट टेक इट सीरियसली एंड डोंट कैलकुलेट इट, कि मैम को कैलकुलेशन भी नहीं आती है। Don't take it in that way. This is just a hypothetical example and I am trying to keep it as simple as possible. कि पहले क्या था, you were paying 1000 रुपए, but now you are paying 2000 rupees since the interest rate has been increased. So अगर interest rate आएगा तो it means आपकी पॉकेट से you are paying to the banks, तो उससे क्या होगा, पैसा वापस जाएगा इकोनॉमी में। और अगर पैसा वापस जाएगा इकोनॉमी में तो उससे क्या होगा, हमारी जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो डिक्रीज होगी। तो जो लोग हैं वो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे या कम पैसा खर्च करेंगे? ऑफ कोर्स दे विल स्पेंड लेस। तो ये जो है ये डायरेक्टली हम इसको कट कर सकते हैं, बिकॉज अगर इंक्रीज आएगा हमारी इंटरेस्ट रेट में तो वो इन्फ्लेशन को कर्ब करेगा, वो इन्फ्लेशन को कम करेगा, ना कि बढ़ाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से डायरेक्टली, यहाँ पे फिफ्थ है, यहाँ पे डायरेक्टली इसको मैं निग्लेक्ट कर सकती हूँ, फोर्थ ऑप्शन को। सी में भी फिफ्थ इज अवेलेबल, इसको भी डायरेक्टली निग्लेक्ट कर दो, और बी में भी फिफ्थ इज गिवन, तो इसको भी डायरेक्टली निग्लेक्ट कर दो। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। अगर आपको अगर आपको कोई ऑप्शन गलत मिलता है तो यू फर्स्टली गो टू द ऑप्शंस, वहां पे देखो कि उस जो ऑप्शन है उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, उसको कट करो, और उसके बाद जो ऑप्शंस बचते हैं उनको देखो। अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा है, 1, 2 एंड 4, तो अब हम इनको देखते हैं। सो फर्स्ट क्या बोलता है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी हमारी क्या बोलती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी हमारी क्या बोलती है कि देयर बैंक्स आर ट्राइंग टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अब मैंने आपको बताया कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो इट मींस लोगों की पॉकेट में पैसा ज्यादा आएगा और लोग ज्यादा खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फिस्कल स्टिमुलस। अभी मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी, अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी तब भी प्राइस इंक्रीज होंगे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ क्या था हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन। नाउ दिस इज हायर परचेजिंग पावर, हायर परचेजिंग पावर। अब नाउ यू विल आस्क मी कि मैम हायर परचेजिंग पावर क्या है। सो जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था, अगर 100 रुपीज में आई एम एबल टू परचेज कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ कमोडिटीज, तो मैं ज्यादा खर्च करूंगी। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे पास इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या है, ए। सो ए is the correct option here. I am very sure कि you were able to decode this question and you were able to attempt this question. अगर नहीं, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में जाके जरूर लिखना, so that you clear your doubt here only and don't keep it for another class. Because अगर आप इसको लिंकेज को तोड़ दोगे ना तो आपको जो दूसरी क्लास में हम जो दूसरी क्लास करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी। सो मेक श्योर अगर आपको अभी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के अभी के अभी डाउट जो है आप अपना क्लियर करना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 टर्म्स हैं जिनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म है होर्डिंग। अब होर्डिंग क्या है, सो होर्डिंग बेसिकली क्या है कि अगर मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ कमोडिटी है, ठीक है, मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ कमोडिटी है और उनकी सप्लाई है मार्केट में। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी फ्रूट ले लूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उस अमाउंट ऑफ कमोडिटी को अपने पास स्टोर करके रखूंगी, क्योंकि जितना मैं उस अमाउंट को स्टोर करके रखूंगी मैं क्या कर रही हूँ, जो सप्लाई है मार्केट में उसको डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो अगर पीछे से सप्लाई कम होगी उससे क्या होगा, जो हमारे प्राइजेस हैं उनमें इंक्रीज आएगा, ठीक है, हमारी जो मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज a situation where a consumer, a supplier
supplies less amount of commodity and he focuses on more storage of that commodity. वो क्या करता है, स्टोर ज्यादा करके रखता है. हम कई बार दुकान पे बोलते हैं, हम दुकान पे जाते हैं तो हम कई बार सुनते हैं ना कि पीछे से सप्लाई नहीं है मैम, ये जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है बिकॉज पीछे से सप्लाई नहीं है एंड मेरे पास जो है 2 कमोडिटीज ही अवेलेबल है बट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा प्राइस फॉर बाइंग दिस कमोडिटी. तो हम भी क्या करते हैं, अगर हमें जरूरत है उस प्राइस की, उस कमोडिटी की, तो हम ज्यादा प्राइस पे करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द कमोडिटी, इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. बट इसको क्योर करने के लिए, इससे बचने के लिए वी हैव एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट विच टेक्स केयर of reducing such activities. ठीक है, now it controls production, supply, distribution, trade and commerce of certain commodities to prevent hoarding. So अगर आपको concept जानना है या if you want to know या फिर if somewhere is asked to you कि कौन सी ऐसा एक्ट है which focuses on prevention of commodity of hoarding, sorry, तो दैट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. सो इस बात को आपको याद रखना है. सेकेंड कॉन्सेप्ट वी हैव इज कार्टेलाइजेशन. अब कार्टेलाइजेशन क्या है? सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्टेलाइजेशन इज बेसिकली व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर, कुछ लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओपेक की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं ओपेक की बात करूं तो ये क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल सप्लायर कंट्रीज है. ठीक है, यहाँ पे 13 ऑयल सप्लायर कंट्रीज हैं जो कि क्या कर सकती हैं, ये अपने स्टॉक में रखती हैं इस पर्टिकुलर कमोडिटी को और मार्केट में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं निकालती सो दैट उनके प्राइजेस जो हैं वो महंगे रहे. ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ा क्या है, अगर हम उनके स्टॉक को मेंटेन करके रखते हैं, अगर हम ज्यादा से ज्यादा उनको स्टोर करके रखते हैं और धीरे धीरे करके इकोनॉमी में निकालते हैं तो उनका जो प्राइस है वो राइज रहता है. ठीक है, उनके प्राइस में क्या आता है, बढ़ोतरी आती है, उनके प्राइस में राइज आता है. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कार्टेलाइजेशन. बट दिस एक्टिविटी इज इलीगल इन इंडिया एंड इफ सच एक्टिविटीज हैपन तो उसको कौन देखता है, we have a body known as Competition Commission of India who takes care of such activities. अब और इससे पहले क्या था, we had MRTP जो कि किसका ध्यान रखता था, कार्टेलाइजेशन का, कि जो कार्टेलाइजेशन एक्टिविटीज हैं वो इकोनॉमी में ना हो. तो अब हमारे पास क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हु टेक्स केयर ऑफ सच एक्टिविटीज. उससे पहले क्या था, MRTP. नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है दैट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन. नाउ इन्फ्लेशन अकर्स इन द मार्केट बट ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस. अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एग्जाम्पल लूं स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की, या फिर मैं बात करूं कोल्ड वेयर हाउसेज की जो कि इंडिया में है, और आप फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ देखते होंगे कि जो हमारी कमोडिटीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्रूट की ही बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लूं यहाँ पे फ्रूट की, अगर मैं एग्जाम्पल लूं यहाँ पे फ्रूट की, अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो फ्रूट इज अ पेरिशेबल गुड, है ना. ये अगर मैं ज्यादा टाइम तक रखूंगी तो ये खराब हो जाएगा, और हम इसको घर में कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज में. तो हमें जो है इस पेरिशेबल गुड्स के लिए कौन सी स्टोरेज चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, और उसके लिए एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा लगता है. सो वी हैव दिस प्रॉब्लम इन एन इकोनॉमी कि कोल्ड स्टोरेज ना होने के कारण जो वो गुड्स हैं वो खराब हो जाते हैं, जिनके कारण हमारा प्राइस राइज जो है इकोनॉमी में देखने को मिलता है. एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट नोन एज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन. तो ये जो है हमने कुछ टर्म्स देखी. अब हमें देखना है, हमने टाइप्स भी देखी, बट अब हमें देखना है कि अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है तो कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट में है. सो हमारे पास 2 मेजर्स हैं. सबसे पहले है हमारे पास WPI, सेकंड है हमारे पास CPI. नाउ WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, whereas if I talk about CPI, then this is consumer प्राइस इंडेक्स. और यहां से आपको एकदम चीज क्लियर होगी कि होलसेल में हम किसकी बात करते हैं,
होलसेल मार्केट की। नाउ दिस इज, आई डोंट थिंक कि ये कोई ऐसी चीज है जो आपको बताने वाली है कि होलसेल मार्केट होती क्या है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने पास देखते हैं, मंडीज देखते हैं, हम अपना रिटेल मार्केट भी जानते हैं, और जो होलसेल प्राइस मार्केट है हम उसको भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वी आर टॉकिंग इन WPI अबाउट द होलसेल मार्केट, द प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एट होलसेल प्राइस। वेयर एज अगर मैं बात करूं CPI की, तो हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं रिटेल प्राइजेस, ठीक है, वी टॉक अबाउट रिटेल प्राइजेस। और यहाँ पे रिटेल जो है, वर्ड जो है रिटेल किस में आता है, रिटेल इज अबाउट एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे पर कमोडिटी के हिसाब से फिर रिटेल प्राइजेस के हिसाब से हम बात करते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर मैं बात करूं WPI की, ठीक है, WPI और CPI का आपको डिफरेंस क्लियर है कि इसमें क्या है, हम इसमें बात करते हैं होलसेल प्राइजेस की। वेयर एज अगर मैं बात करूं CPI की, तो हम इसमें बात करते हैं रिटेल प्राइजेस की। अब हम देखते हैं कि जो WPI है उसका थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं कि WPI जो है एक तो मेजर है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं गुड्स को, अच्छा एक और चीज जो हम WPI है, WPI में हम क्या करते हैं, हम इसमें काउंट करते हैं गुड्स को, ठीक है, हम इसमें काउंट करते हैं गुड्स को, सिर्फ गुड्स को। वेयर एज अगर मैं बात करूं CPI की, तो हम इसमें काउंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को भी, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि होलसेल में क्या है, वी काउंट ओनली गुड्स, बट इन CPI वी काउंट गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। अब इसका रीजन भी मैं आने वाली स्लाइड्स में दूंगी, बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि WPI में और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, WPI में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि इसका जो बेस ईयर है वो है 2000, पहले क्या था 2004-5, अब क्या है 2011-12। अब हमने बेस ईयर भी पढ़ा था, जब हमने नेशनल इनकम पढ़ा था तो हमने इसमें बेस ईयर भी पढ़ा था। आपको याद होगा जब हमने रियल एंड नॉमिनल GDP पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि बेस ईयर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी इन्फ्लेशन पे। एंड नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, यहाँ पे भी वो चीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आई एम टेलिंग यू कि लिंक करके पढ़ना है। अब नेशनल इनकम एक अलग चैप्टर नहीं है, हम नेशनल इनकम में इन्फ्लेशन की भी बात करते थे, हमने नॉमिनल एंड रियल GDP पढ़ा था। उसी तरीके से अब ये कॉन्सेप्ट किस में रिपीट हुआ, इन्फ्लेशन में भी। तो आप जब एक टॉपिक पढ़ते हो तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, इवन आपको इंटरलिंक करके पढ़ना है, क्योंकि एक से दूसरी चीज जो है वो इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग चैप्टर्स है, दे आर गिवन इन योर बुक ओनली जस्ट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स, मेक डिफरेंस अमंग द कॉन्सेप्ट्स, बट दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, यू हैव टू रिमेंबर इट। और जब आप एक चीज पढ़ते हो तो उसको इतने स्ट्रांगली याद करना है, उसको इतना स्ट्रांगली समझना है कि आप उसको डायरेक्टली खुद ही उसको दूसरे टॉपिक के साथ इंटरलिंक करो। अब यहाँ पे हमने बात करी बेस ईयर की, तो बेस ईयर यहाँ पे हम इन्फ्लेशन को पढ़ते हैं, तभी वी आर टॉकिंग अबाउट बेस ईयर यहाँ पे। तो इसका बेस ईयर क्या है 11-12। और अगर मैं नंबर ऑफ आइटम्स देखूं कि जो WPI में नंबर ऑफ आइटम्स कितनी काउंट होती है, तो ये पहले कितनी थी हमारी 676 थी, अब कितनी है 697 है। तो वी हैव 697 नंबर ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व इन इट। अब recommendations we have, अगर recommendations कमेटी अगर मैं देखूं तो we have recommendations from Sumitra Chaudhary working committee that gives recommendations on WPI and it is published every month, ठीक है। and these are the number of items, ये जो है ये broader perspective है। for example we have primary articles in it जिनका number of items कितनी है 117 है और इनकी weightage कितनी है 22.62। फिर उसके बाद हमारे पास fuel and power जिसमें 16 नंबर ऑफ आइटम्स है और वेटेज कितनी है इनकी 13.15। देन वी हैव मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जिनकी वेटेज, जिनका नंबर ऑफ आइटम्स कितना है 564 और इनकी वेटेज कितनी है 64.23। एंड दिस गिव्स 100 वेटेज एंड 697 आइटम्स इन टोटल। सो वी हैव 697 आइटम्स इन टोटल इन WPI, जिसको हम इन्फ्लेशन, जिनमें हम क्या देखते हैं कि इन्फ्लेशन रेट या फिर हम इन्फ्लेशन जो है इनमें मेजर करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज CPI। तो CPI में क्या है, वी हैव रमेश चंद्र कमेटी विच गिव्स रिकमेंडेशंस
एंड इसके अंदर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं। ये मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था जब हम WPI एंड CPI का डिफरेंस जो है वो क्लियर कर रहे थे। CPI में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं, वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट WPI तो उसमें क्या है, सिर्फ गुड्स ऐड होती हैं। बट नाउ देयर आर अगेन रिकमेंडेशंस फ्रॉम द कमिटी एंड देयर आर चांसेस दैट जो सर्विसेज है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, बट द रिकमेंडेशंस ओनली आर गोइंग ऑन, बट फॉर नाउ only goods are available in WPI. Next क्या है, we have expansion of basket from 697 to 1196. तो अब जो इसमें नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो ज्यादा है किससे, WPI से। इसमें है 1197 और जो हमने WPI का देखा था उसमें थे 697। नेक्स्ट क्या है, सो द चेंज इन बेस ईयर टू 2017 to 2018। सो इसके बेस ईयर में चेंज आएगा, वी हैड 12 बट नाउ द रिकमेंडेशंस आर टू चेंज इट टू 2017 to 2018। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि द रिकमेंडेशंस आर टू इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कॉल्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स ऑल्सो। जैसे हमारे पास एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा है या फिर जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं तो इनमें भी रिकमेंडेशंस है कि हम मेडिसिनल प्रोडक्ट्स भी, मेडिसिनल प्लांट्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये जो है हमारे पास, यू कैन रीड हियर कि प्रीवियसली हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के जो थे हमारे पास CPI जो था वो पहले 3 डिफरेंट टाइप्स का था। हमारे पास था इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, फिर उसके बाद वी हैड UNME और उसके बाद था हमारे पास एग्रीकल्चरल लेबरर्स। नाउ इट इज चेंज्ड टू CPI अर्बन, CPI रूरल एंड CPI कंबाइंड। सो इस चीज को आपको याद रखना है जब वी आर टॉकिंग अबाउट CPI। तो ये 3 टाइप्स में हम इनको 3 चीजों से मेजर करते हैं जिनका नाम है रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड। अब हमने यहाँ पे कंबाइंड क्यों लिया, बिकॉज कुछ ऐसी कमोडिटीज है जो कंज्यूम करते हैं हमारे रूरल के लोग, बट हमारे पास कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जो कौन कंज्यूम करते हैं, हमारे अर्बन पीपल। बट देर आर फ्यू कमोडिटीज जो दोनों एरियाज के लोग कंज्यूम करते हैं, एंड दैट वी हैव पुट इन combined section. So the reason that we have combined here. So rural में कितने हैं, we have 448 number of goods, whereas if I talk about urban, so we have 460 and combined में कितने हैं हमारे पास 2099 है। Now you will see कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 2012 है, which is calendar year, है ना, calendar year। जब हमने इसमें recommendations में पढ़ा था तो उसमें क्या था, they were talking about to change it to 2017-18। ये क्या है हमारा financial year। So here is the concept also कि you can include either financial year या फिर calendar year also, और it is calculated by National Statistic Office। और हमारे पास अब ये क्या है कि जो हमारे पास पहले नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो इंक्लूड रहती है। पहले क्या था हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्कर में 2016 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जब हमारे पास बेस ईयर कितना था 2016, तो इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने इंक्लूड रहते थे 463, और इसमें सर्विसेज इंक्लूड रहती थी, यस। और इसको कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। एंड इफ आई टॉक अबाउट UNME जिसका बेस ईयर कितना है 1984 1985, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे 180, और इसमें भी सर्विसेज इंक्लूड रहती थी। एंड इसको कौन हमारा पब्लिश करता था, MOSPI। और अगर मैं एग्रीकल्चरल लेबर की बात करूं, कीपिंग द बेस रेट, इट हैज 60 नंबर ऑफ आइटम्स और इसके अंदर सर्विसेज इंक्लूड नहीं है। एंड नाउ इज द कॉन्सेप्ट हियर, नाउ यू शुड आस्क, यू शुड वंडर कि इन दोनों में सर्विसेज जो है वो इंक्लूडेड है, बट व्हाट इज द रीजन दैट एग्रीकल्चरल लेबर में सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है। नाउ दिस थिंग इज दैट इज वेरी कॉमन, या फिर दैट इज वेरी समथिंग टू थिंक अपॉन, कि जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो हमारा रूरल सेक्टर है, इफ यू कंपेयर इट विद द अर्बन सेक्टर, तो सर्विसेज का ज्यादा अवेल कौन करता है, ऑफ कोर्स हमारे रूरल के लोग। अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने ऑफिस से वापस आता है तो ऑफ कोर्स इट अवेल्स द सर्विसेज ऑफ ओला या कैब।
वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल लेबर या फिर मैं रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की बात करूँ तो वो सर्विसेज इंक्लूड नहीं करते। या अगर हमें कभी खाना बनाने का ना मन करे तो हम स्विगी जोमेटो करते हैं। वेयर एज अगर आप रूरल एरिया की बात करो तो क्या वहां पे स्विगी जोमेटो होता है? नहीं ना। सो दिस इज द रीजन दैट सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर। एंड इसको कौन पब्लिश करता है इसका डेटा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, सो दिस इज CPI ऑन बेस्ड ऑफ रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड। दिस इज द डेटा दैट इज गिवन टू यू। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? फूड एंड बेवरेज, फ्यूल एंड लाइट एंड मिसलेनियस। सो यू नीड नॉट टू रिमेंबर द होल डेटा, बट यू हैव टू लुक अपॉन द फैक्ट्स या फिर जो डेटा दैट इज गिवन। You do not have to read या फिर you do not have to memorize the data, but you have to compare them. So this is the table that is given to you. You can either take a screenshot or I'll share the PPT with you. ठीक है? तो ये जो है हमारा डेटा है. Now again there is a question that on what we just read. सबसे पहले हमने अभी क्या पढ़ा? WN CPI. तो उसी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. So the UPSC asked you this question in 2020 about the weightage of food in consumer price index is higher than in WPI. ठीक है, तो दिस इज अ करेक्ट. हमने ये पढ़ा था कि जो फूड का वेटेज है दैट इज मोर इन CPI एज कंपेयर टू WPI. तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सो द WPI डजंट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज. WPI में हमने क्या पढ़ा था? दैट ये जो है इसमें सर्विसेज नहीं होती है ना. हमने WPI में देखा था ना कि जो WPI है इसमें सर्विसेज, इसमें जो सर्विसेज है वो नहीं है. अगर मैं CPI की बात करूं तो इसमें अवेलेबिलिटी किसकी है? सर्विसेज की इसमें अवेलेबिलिटी है. सो दिस इज अगेन द करेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड क्या है? सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन द चेंजिंग ऑफ की पॉलिसी रेट्स. दिस इज डाउटफुल. सो आई थिंक जो हमारा फर्स्ट एंड जो सेकेंड क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट. तो हमारा यहाँ पे क्या है? फर्स्ट एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट इन मैनर एंड ए जो है दिस इज करेक्ट ऑप्शन. बट अगेन यू योरसेल्फ चेक द आंसर. ठीक है, यू योरसेल्फ चेक द आंसर एंड सी कि जो मैंने स्टेटमेंट है उनको कैसे पढ़ा या फिर उनको कैसे जो है मैंने डिडक्ट करा है. So this is about the WPI and CPI inflation in the market and the question on it. I'm very sure ये भी आपने solve करा होगा. But I think अगर मैं इसको compare करूँ previous से तो this was comparatively tougher. तो आपको इसको खुद जाके भी पढ़ना होगा and there are other questions also जिनको आपको खुद जाके अगर आप read करोगे, statements को पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा and you will be able to open your mind and to clarify the concepts या फिर the doubts that you will have. But you will have that doubts only when you read the questions and you read the chapter. तो जाके chapter को read करो फिर से और questions भी लगाओ. Of course you will get it online. तो again अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट चाहिए, अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट और चाहिए तो कोर्स जो है you need to join. But उसके लिए if you use my coupon if you use my code which is PS15 तो you will get extra discount और आप इसी तरीके की प्रॉपर मेंटर एंड गाइडेंस जो है एकदम प्रॉपर तरीके से आप ले सकते हो. तो ये जो है हमारा चैप्टर था इन्फ्लेशन के ऊपर जिसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी और हमने इसको कनेक्ट भी करा. हमने इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करे जिससे आपको एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई होगी कि हम इसको कनेक्ट कैसे करके कैसे पढ़ते हैं और क्वेश्चन जो है उनको कैसे सॉल्व करते हैं. सो दिस इज अबाउट द चैप्टर. आई एम वेरी श्योर कि आपको इन्फ्लेशन जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं रही होगी. अब इससे पहले अगर आपको नेशनल इनकम में डाउट है तो मेक श्योर यू सी माई नेशनल इनकम वाला वीडियो बिकॉज उसमें जो है कुछ चीजें इंटरलिंक्ड है जैसे नॉमिनल GDP, रियल GDP. सो उनको भी जाके क्लियर करो और उससे आपको इन्फ्लेशन जो है वो और अच्छी तरीके से समझ आएगा. एंड one thing you should not miss out since this is opportunity for you. Take it as opportunity. अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में जरूर लिख के जाओ या फिर अगर आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. उसमें आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट. अगर आपको कोई डाउट भी है तो हम उसको क्लियर करेंगे सो दैट जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊं तो आपको कोई भी प्रीवियस क्लास का डाउट ना रहे. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच.